दोस्तों, हम हमेशा सुनते आए हैं कि हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है। पर क्या वाकई में हम क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल पाते हैं? आप में से कितने लोगों ने कभी भी किसी क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलकर मुनाफा कमाया है? दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस, जिससे आप समझेंगे कि कैसे हम क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलकर बाजार में छोटे ही टाइम में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अंकुर चौधरी, मुझे सुनिए और आगे बढ़िए। फॉर योर फ्रीडम, योर ट्रू फ्रीडम। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस जिससे आपको पता चल सके कि कैसे जब भी कभी आप किसी क्राइसिस की न्यूज़ को सुने तो उसे स्टॉक मार्केट में आप अपॉर्चुनिटी में बदल लें और बहुत ही कम टाइम में कुछ टेक्टिकल पोजीशंस बनाकर आप उससे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें। तो दोस्तों, ये बात है अक्टूबर 2012 की। दिन था 20 अक्टूबर का। मैं सुबह उठा, अपना नॉर्मल रूटीन किया, तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकला। उस वक्त मैं जॉब में था, तो मेरा ऑफिस करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर था। मैंने एफएम ऑन किया और उस पे अचानक से एक न्यूज़ आई और आरजे ने बताया कि इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरलाइंस किंगफिशर एयरलाइंस, उसके लाइसेंस को डीजीसीए ने सस्पेंड कर दिया और उसके सारे ऑपरेशंस ग्राउंडेड हो गए। दोस्तों, बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी वाकई में, क्योंकि किंगफिशर एयरलाइंस इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरलाइंस थी और मैंने देखा था क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मैंने खुद भी यूज़ करी थी कई बार। बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट्स थे, फ्लीट बहुत अच्छी थी, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि किंगफिशर एयरलाइंस बैंकरप्ट हो गई? बट सवाल ये नहीं था कि किंगफिशर एयरलाइंस बैंकरप्ट क्यों हुई। सवाल दिमाग में ये था कि अगर किंगफिशर एयरलाइंस जैसी बड़ी एयरलाइंस, जो इंडियन एविएशन मार्केट का इतना बड़ा प्लेयर है, वो बैंकरप्ट होने जा रही है और उसके ऑपरेशंस सस्पेंड हो गए हैं, तो अब इंडियन एविएशन सेक्टर का होगा क्या? क्या पूरा एविएशन सेक्टर खत्म हो जाएगा? ऐसे में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, इसीलिए जब भी मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी कॉमन सेंस को यूज करके मार्केट में किसी भी क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, वो ही ये मोमेंट था। अब दिमाग ने काम करना शुरू किया दोस्तों कि अच्छा, किंगफिशर तो बैंकरप्ट हो गई, अब नेक्स्ट क्या? मैं ऑफिस पहुंचा, वहां पर भी चारों तरफ यही बात। अच्छा, काफ़ी लोग जानते थे कि मैं स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखता हूं, तो जो मेरे कई कलीग थे वो मेरे पास आए और बोले कि यार, ये किंगफिशर एयरलाइंस जो है बैंकरप्ट हो गई, अब एविएशन सेक्टर में क्या होगा, कैसे चलेगा? तो मैं बोला कि भाई, मुझे एविएशन सेक्टर का तो ज़्यादा कुछ अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैंने कभी एविएशन सेक्टर में कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जितनी कंपनीज हैं उनके ऊपर डेट बहुत है, तो मैंने कभी भी इस सेक्टर की तरफ देखा नहीं, ना कभी ट्रेड किया, ना इन्वेस्टमेंट किया। पर दोस्तों, एक चीज़ मुझे पता थी मेरे फ्रेमवर्क के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से, कि जब भी किसी सेक्टर में कोई भी बड़ा प्लेयर बैंकरप्ट होए या ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के पास पहुंच जाए, तो उस सेक्टर का बॉटम बहुत करीब होता है। मतलब कि अगर कोई बड़ा प्लेयर खत्म होने वाला हो या बिजनेस से बाहर होने जा रहा हो, तो आप समझिए कि वो ओवरऑल सेक्टर अपने बॉटम के बहुत करीब है और उसी वक्त आपको उस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलने का मौका देखने
लगना चाहिए, और वही मैंने किया। मैं शाम को जल्दी घर आया, अर्ली डिनर किया और वाइफ को बोला कि मैं रात तक पढ़ूंगा, मुझे कुछ रिसर्च करनी है, और मैं पढ़ने बैठ गया दोस्तों। अब दिमाग में सवाल था कि किंगफिशर एयरलाइंस का मार्केट शेयर कितना था और इंडियन एविएशन मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है। क्या मार्केट वाकई बॉटम हो गया है एविएशन सेक्टर के लिए? क्या इसमें कोई टेक्निकल पोजीशन बनाई जा सकती है? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे और इसके लिए मैं एक छोटा सा एनालिसिस करना चाह रहा था और मार्केट में देखना चाह रहा था कि इन कंपनीज की पोजीशन क्या है। दोस्तों, मैंने सबसे पहले ढूंढा कि आखिर सबसे बड़ी एयरलाइंस या सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री में कौन है। तो थोड़ी देर के बाद जब चार्ट वगैरह देखे तो पता चला कि इंडियन एविएशन सेक्टर में सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है जेट एयरवेज और सेकंड नंबर पे मार्केट शेयर था किंगफिशर एयरलाइंस का। यानी कि दोस्तों, कॉमन सेंस थी कि अगर सेकंड बिगेस्ट प्लेयर मार्केट में खत्म होने जा रहा है, अपने ऑपरेशन सस्पेंड करने जा रहा है, तो जो बिगेस्ट प्लेयर है उसके पास मार्केट शेयर बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया मौका है, यानी कि कॉमन सेंस। दूसरा, आखिर जेट एयरवेज का मार्केट शेयर है कितना? गए, देखा, तो दोस्तों जैसे ही मैंने जेट एयरवेज का शेयर प्राइस देखा और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी, दोस्तों मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज आई कि आज का दिन क्यों मिस हुआ। मैंने आज ही इसमें कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया। आज का दिन मुझे बर्बाद नहीं करना चाहिए था। कैसे और क्यों, ये आप भी कर सकते हैं, समझिए। जेट एयरवेज का मार्केट शेयर था करीब करीब 30% और उस दिन मार्केट जब क्लोज हुआ तो जेट एयरवेज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था दोस्तों, वो था करीब करीब 3600-3700 करोड़ रुपए। यानी कि पूरा इंडियन एविएशन सेक्टर अवेलेबल था करीब करीब 11,000 करोड़ में। अब दोस्तों ये कैलकुलेशन कैसे करी? बहुत सिंपल है, आप भी कर सकते हैं कि जब जेट एयरवेज के पास 30 से 32% का मार्केट शेयर है और जेट एयरवेज, पूरा जेट एयरवेज अवेलेबल है खरीदे जाने के लिए 3600-3700 करोड़ रुपए में, तो यानी कि पूरा इंडियन एविएशन मार्केट कितने में अवेलेबल हुआ? यानी कि उसके 3.33 टाइम्स, यानी करीब करीब 11 से 11,500 करोड़ रुपए में। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, मुझे उस वक्त क्या सोचना चाहिए था? पूरा हिंदुस्तान का जो आसमान है वो 11,500 करोड़ रुपए में मेरे सामने रखा हुआ है। ये क्राइसिस है या ये अपॉर्चुनिटी है? दोस्तों मेरे लिए, मेरी कॉमन सेंस के हिसाब से ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसके लिए मुझे पूरी रात नींद नहीं आने वाली थी, ये मैं जानता था। अब ये बात क्यों मैं सोच रहा था, आप भी सोच सकते हैं। जब 11,500 करोड़ रुपए में पूरे के पूरे एविएशन सेक्टर अवेलेबल है, क्योंकि 30% का मार्केट प्लेयर 3600 करोड़ रुपए में अवेलेबल है, जिसके पास 123 एयरक्राफ्ट हैं। कौन से? पूरा बोइंग का फ्लीट है जेट एयरवेज के पास। BR 737, BR 737 मैक्स, BR 303, वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरक्राफ्ट्स।
एक एक एयरक्राफ्ट की कीमत करीब करीब $300 मिलियन, मतलब 1300 से 1400 करोड़ रुपए का एक एयरक्राफ्ट। 123 एयरक्राफ्ट तो फ्लीट में है जेट एयरवेज के, और करीब करीब टोटल इंडियन डोमेस्टिक मार्केट का रेवेन्यू 1.5 लाख करोड़ के आसपास। उसमें से 30% अगर आप हिसाब लगाएं तो आप अपने आप देख सकते हैं कि 45,000 40,000 करोड़ 45,000 करोड़ के आसपास की अपॉर्चुनिटी। अब मैं अगर ये सारी कैलकुलेशन करूं तो बहुत ही आसानी से मेरे सामने करीब करीब 2.25 लाख करोड़ की एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है 3600-3700 करोड़ रुपए में। दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या इसमें कोई इससे ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत थी? ये था नो ब्रेनर। लेकिन जनरल पब्लिक क्या कर रही थी? आम आदमी ज्यादातर पैनिक कर रहा था। क्यों? क्योंकि यूजुअली जब किसी सेक्टर में कोई बैंकरप्सी होती है तो ज्यादातर लोग पैनिक करते हैं और उस सेक्टर से निकलने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे सामने दिख रही थी कि जैसे तैसे रात कटी। सुबह जितना भी अवेलेबिलिटी थी फंड्स की मेरे डीमैट अकाउंट में और मेरे वाइफ के डीमैट अकाउंट में, मैंने उसे एलोकेट किया, और जैसे ही मार्केट ओपन हुआ मैंने जितना मेरे पास पैसा था सारे का जेट एयरवेज खरीद लिया। जहां तक मुझे याद है करीब 355-360 के आसपास उस वक्त शेयर प्राइस था। अगले 5 मिनट में ट्रेड हुई एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई डिसीजन। ऑफिस पहुंचे तो फिर देखा आ गए लोग कि भाई क्या कर रहे हो तुम चौधरी साहब, क्या ट्रेड उभर के आ रही है? मैंने कहा भाई जितना खरीद सकते हो जेट एयरवेज खरीद लो। तो मेरे कलीग कहते हैं यार तुम्हारा हिसाब अलग ही चलता है, ये कोई खरीदने का टाइम है, ये तो बेचने का टाइम है, हम शॉर्ट हैं। मैंने कहा ओके, आपका अपना एनालिसिस होगा, अपना फ्रेमवर्क होगा, करिए। दोस्तों शाम तक जेट एयरवेज में लोअर सर्किट लग गया। शाम को जब मैं निकल रहा था तो वही कलीग आए, बोले देखा हमने कहा था कि इसको खरीदना नहीं बेचना चाहिए। मैंने कहा मेरी पोजीशन एक दिन की नहीं है, टैक्टिकल है, इंतजार करिए। अगले दिन कुछ और थोड़े फंड्स का इंतजाम किया और 10% नीचे मैंने और जेट एयरवेज खरीद लिया। अगले दिन मार्केट में फिर जेट एयरवेज लोअर सर्किट पे बंद हुआ। अब वैसे तो अगर देखा जाए तो दिमाग में आता है कि भाई कहीं डिसीजन गलत तो नहीं ले लिया, बट दोस्तों जब आप किसी फ्रेमवर्क के हिसाब से चलते हैं तो आपको लोगों के कहने के हिसाब से अपने डिसीजन को नहीं बदलना है जब तक आपका हाइपोथेसिस अलाइव है। अब उस दिन 2 दिन लगातार मार्केट 10% नीचे गया, लेकिन दोस्तों जैसे मैं सोच रहा था वैसे सोचने वाले बहुत थे और शायद वो और ज्यादा अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे नीचे लेवल पे। तीसरे दिन जब मार्केट खुला तो जेट एयरवेज 7% ऊपर था और वो जेट एयरवेज का उस साइकिल में पहला अब क्लोजिंग का दिन था। और दोस्तों
उसके बाद जेट एयरवेज ने वहाँ से जो भागना शुरू किया, मैंने करीब करीब 15 फरवरी के आसपास अपना प्रॉफिट बुक किया और दाम था अराउंड 580 या 585 रुपये, यानी कि 2.5 महीने के अंदर मैंने करीब करीब 65 से 66, 65 to 66% प्रॉफिट कमाया एक टेक्टिकल पोजीशन में और एक क्राइसिस में। और क्या था वो बेस क्या था उसका? बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस कि क्या आपको 2000 रुपए का नोट अगर 500 रुपए में कोई दे रहा हो या आपके सामने अवेलेबल हो, तो क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देंगे? चाहे वो नोट करारा हो या वो नोट थोड़ा सा पुराना हो, उसके साथ थोड़े बहुत दाग वाग लगे हुए हों, पर दोस्तों आप 2000 के नोट को 500 रुपए में मिलता देख के उस अपॉर्चुनिटी से आंखें नहीं मोड़ सकते। और ये ही आज मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे एक आम आदमी, एक लेमन अपनी कॉमन सेंस से बीट कर सकता है बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट्स को, बहुत बड़े बड़े नॉलेजेबल लोगों को। बट हां, उसके लिए आपको करना क्या है? आपको अपने आप को ट्रेन करना है उस क्राइसिस को एनालाइज करने के लिए जहां पर एक कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मुनाफा कमाने के लिए। दोस्तों, इसीलिए फाइनेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यह कोट हमेशा की तरह आज भी उतनी रेलेवेंट है जितनी कि जब यह शायद कही गई हो तब हो। तो दोस्तों, जुड़े रहिए आप हमारे साथ, यानी टूवर्ड्स ट्रू फ्रीडम के साथ, और हमारा चैनल और फेसबुक पेज आप लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत जल्दी मैं एक और वीडियो के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो आपके लिए आने वाले टाइम में आपको ले जाएगा आपकी ट्रू फ्रीडम की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।